ऑलराइट, सो आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दिस इज अबाउट द masses ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस। ओके, इसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर कोई भी हमारे पास एटम है, अननोन एटम है, मॉलिक्यूल या आयन है, तो हम उसका किस तरह से मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हम क्या करते ठीक हैं, लाइक इसको कंपेयर कर देते हैं विद द कार्बन 12। ओके, कार्बन 12 के साथ इसको इसीलिए कंपेयर किया जाता है बिकॉज कार्बन 12 इज द स्टैंडर्ड एटम। ओके, इतना स्टैंडर्ड है, ठीक है। इतना ज्यादा ये स्टेबल वन है कि लाइक इजीली हम इसके साथ कंपैरिजन करने के बाद किसी भी एटम के, अननोन एटम के मास या फिर लाइक उसके मॉलिक्यूल जो भी उसके मैसेज है, एटम आइदर एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, उसके मैसेज को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके, सो कार्बन 12 क्या है, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है बिकॉज एटम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट उसका पार्टिकल होता है, उसको इंडिविजुअली अगर हम उसका कैलकुलेट करना चाहें मैथ, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो कलेक्टिवली जो उसका मैथ कैलकुलेट किया जाता है उसे क्या नेम दे दिया जाएगा, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट। एंड उसके साथ किसको कंपेयर किया जाएगा, कार्बन 12 के साथ, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड, ये एक इस तरह का एटम है जो कि लाइक इजीली कंपैरिजन करने के बाद, क्योंकि इसका मैथ क्या है, एग्जैक्ट 12 आता है। ओके, बिल्कुल जब जी। एग्जैक्ट नंबर है, सो इट्स मीन उसके साथ कंपैरिजन करने के बाद वी कैन इजीली फाइंड आउट कि उस एटम के लाइक कितना मास है। ओके, बिकॉज कार्बन 12 को जी अगर हाँ। हम देखें, उसका मास क्या है, 12 है, सो इट्स मीन उसके अंदर क्या है, देर आर 6 प्रोटॉन्स, राइट, वेल 6 न्यूट्रॉन्स। जी। क्लियर, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स है, जिसके कॉम्बिनेशन के बाद वो क्या बना देंगे, एक न्यूक्लियन को बनाएंगे, जो कि कलेक्टिवली वी कैन से दैट दिस इज वन। ओके, 1/12 मास हम कंपेयर करते हैं इसका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का मास कितना है, दैट इज 24। ओके, सो अगर हम इसका कंपैरिजन करें उसके साथ लाइक कार्बन के साथ, और कार्बन का क्या है, 1/12, सो वी कैन से दैट द 24 टाइम्स जो मैग्नीशियम का मास है, दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द कार्बन 1। ओके, ठीक है मैम। राइट, ठीक है, सो masses of the other atom that can be found by comparing the 1/12 of the carbon 12, so this is known as the relative masses, जो भी हम कंपेयर करेंगे that is known as the relative masses of that। ओके, ठीक है मैम। ऑलराइट, ठीक है, अब उसके बाद मुझे ओवरव्यू दें, आपके आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एनी आइडिया अबाउट दैट। Miss, isotopes are like ओके, the same atom, like two, वेरी okay, गुड, like two different types of the same atom, but वेरी गुड, they both have different number of neutrons. exactly, very good. If the same atom of the element will have the same number of protons but it will have different number of neutron, उसको हम क्या कह देंगे, that these are isotopes, right? सो ठीक मोस्ट है। एलिमेंट्स, इस तरह के मोस्टली एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आइसोटॉप उनका स्टेबल फॉर्म में हो। ठीक है, कुछ आइसोटॉप्स स्टेबल होते हैं, कुछ आइसोटॉप्स अनस्टेबल भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका इमीडिएटली डिके हो जाता है। ओके, सो आइसोटॉप्स जी। लाइक पर्टिकुलरली होते क्या हैं, दीज आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, बट देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट। अब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, ऑब्वियसली उनके मैसेज भी डिफरेंट हो जाएंगे, राइट, मास भी जी। उनका डिफरेंट हो जाता है। सो टू आइसोटॉप ऑफ द क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन का फाइंड आउट करें, सो क्लोरीन के एक मास, एक एटम, 1 सेकेंड। जी। ओके, सो एक हमारे पास क्लोरीन है, उसका मास कितना है, दिस इज अ 35। क्लियर, सेकेंड हमारे पास क्लोरीन है, उसका मास क्या है, 37। राइट, अब है सेम एलिमेंट, दोनों क्लोरीन है, बट चेंज कहाँ पे आ रहा है, इनके मासेस के अंदर। मासेस में क्यों चेंज आ रहा है, बिकॉज क्लोरीन 35 का लाइक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, दीज आर जस्ट 18। ओके, एंड 37 के कितने हैं, 20। मतलब जहां पे इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंज आ जाएगा, इट्स मीन बोथ ऑफ दीज आर द आइसोटॉप ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है मैम। ठीक है। ओके, राइट, उसके बाद क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, इट्स मीन इनका रिलेटिव अगर हम फाइंड आउट करें कलेक्टिवली, रिलेटिव मतलब इसके दोनों आइसोटॉप्स का अगर हम फाइंड आउट करें, तो जो हमारे पास सिंगल मास आएगा, इट्स मीन दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ जस्ट क्लोरीन। हम पर्टिकुलरली ये नहीं कहेंगे कि वो 35 का मास है या वो 37 का मास है। ओके, हम इन दोनों को रिलेट करने के बाद एक जो मास फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी नाउन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर, उनका ठीक है। बेसिकली एवरेज फाइंड आउट कर लेना।
सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ द आइसोटॉप। उसको हम किससे कंपेयर कर लेते हैं, कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे, एंड देन हम बताएंगे कि कार्बन से रिलेट करके इसका मास कितना ज्यादा है या फिर कितना कम। करेक्ट? Yes. ओके ग्रेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए आर वैल्यूज फॉर द सम कॉमन एलिमेंट्स। इट्स मीन ये सब की प्रॉपर प्रॉपर फाइंड आउट की गई है वैल्यूज इनकी relative atomic masses के। relative atomic mass is represented with the AR. Okay, this is the relative atomic mass. Okay, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें, सो दिस इज वन। ओके, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली अगर हम फाइंड आउट करें उनका मैस, तो वो क्या आ जाता है, 1 आएगा। कार्बन का 12 आता है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, एंड देन मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, जिंक 65 एंड आयोडीन 127। अब ये जितने बी मैसेज हैं, अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें से इन एलिमेंट की किसी एक आइसोटॉप का ये मैस है। ओके, अब ये जो मैसेज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इनके क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मैस है। वो उनके आइसोटॉप्स को रिलेट करने के बाद, उनको एवरेज उनकी निकालने के बाद एक मैस फाइंड आउट किया गया। ओके, एनी कंफ्यूजन और एनी Yes. क्वेश्चन? No, miss. Okay, right. All right, let's move to the next. These are the masses of the molecules and ionic substance. अब relatively अगर हम किसी compound का या ionic compound का भी, किसी either covalent compound है या molecule ionic compound है, उनका जो collectively हम mass find out करते हैं, this is known as the relative atomic mass of the molecule or the substance. For example, हमारे पास एक एलिमेंट है विच इज द एक कंपाउंड है विच इज H2O। ओके, अब हम ये तो नहीं ना बता सकते, जस्ट हम हाइड्रोजन का भी यहाँ पे नहीं बता सकते, जस्ट ऑक्सीजन का भी नहीं बता सकते। इट्स मीन हमें इसकी एक एवरेज फाइंड आउट करनी होगी, हमें एक रिलेटिव मास फाइंड आउट करना होगा, ताकि हम पर्टिकुलरली ये बता सके कि इस कंपाउंड का मास इतना है। ओके, उसके लिए हमने क्या कर देना है, इनके मैसेज को ऐड कर देना है। ओके, हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, 1 होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन का मैस कितना है, 16 है। अब हम क्या करेंगे, एटम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रिमेनिंग जितने भी इनके मैसेज हैं उन्हें हमने ऐड कर देना है। ओके, जैसे हाइड्रोजन का Okay. मैस कितना होता है, जस्ट 1 है, लेकिन एटम उसके साथ 2 प्रेजेंट है, सो इट्स मीन इट विल बी 2 टाइम्स 1। ओके, अब हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है उसके अंदर ऑक्सीजन का मास, सो इट विल बी 16। इट्स मीन वाटर का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, इट इज 18 AMU। ओके, ठीक है miss. ओके ग्रेट। इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज एक और कंपाउंड है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पे कार्बन का मास हमारे पास कितना होता है, 12, वाइल ऑक्सीजन का कितना है, 16। कार्बन का एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जस्ट 1 है ना, सो इट विल बी 12 टाइम्स 1, प्लस कर देंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है, सो इट विल बी 32। इट्स मीन 12 प्लस 32, इट विल बी 44। ओके, 44 ठीक है इज द miss. एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स के हमने मास फाइंड आउट किए हैं। इसी तरह हम आयोनिक कंपाउंड के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ कंपाउंड विच इज NaCl। ओके, ये क्या है, एटॉमिक मास, जिसको फॉर्मूला यूनिट बी कहा जाता है। सोडियम का मास टोटल हमारे पास कितना होता है, 23। क्लोरीन का मास कितना है, दिस इज 35.5। सिंपली हमने इसको भी वही कर देना है, एडिशन कर देनी है, जस्ट इनका नेम डिफरेंट हो जाएगा। आयोनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला यूनिट का नेम यूज किया जाता है, वह जो नॉर्मल दूसरे कंपाउंड होते हैं उसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ओके, ठीक है miss. सो इसकी भी हमने सिंपल एडिशन कर देनी है। मास सोडियम का कितना है, इट विल बी 23, प्लस कर देंगे क्लोरीन के साथ, जो कि क्या आ जाएगा, 35.5। कलेक्टिवली इसका मास क्या हो जाएगा, 58.5 AM। ऑलराइट, एनी कंफ्यूजन और ठीक है एनी miss. क्वेश्चन? नहीं miss. ओके ग्रेट, ठीक है। सो ये क्या है, दीज आर द मैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल और द आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब उनका जो हम एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एटम तो एग्जिस्ट नहीं ना करता, वहां पे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, या तो मॉलिक्यूल होगा या फिर आयोनिक कंपाउंड होगा। सो ओके, मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, AR उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, अब रिलेटिव एटॉम मॉलिक्यूलर मास अगर हम एक मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करें, सो इट विल बी MR, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर कोई एक एटम तो नहीं है ना, उसके अंदर मल्टीपल एटम प्रेजेंट है, हमें उनका कलेक्टिवली फाइंड आउट करना है, सो इट विल बी MR। इसी तरह फॉर्मूला यूनिट के लिए, इट्स मीन द आयोनिक कंपाउंड के लिए जो मास होगा उसको भी हमने ऐड कर देना है, इट विल बी अ रिलेटिव
फॉर्मूला मास। ऑलराइट, उसके लिए भी हमने क्या यूज कर देना है, MR का वर्ड यूज कर। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, वाटर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके अंदर दो एटम प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसको हमने क्या कर देना है, 2 × 1। 1 क्या है, उसका मास है। 2 इसके एटम्स है, सो 2 × 1 इट विल बी इक्वल टू 2। ओके, इसी तरह ठीक है वाटर मैम। मॉलिक्यूल का कैसे फाइंड आउट करेंगे, देर आर टू हाइड्रोजन को 1 से हमने मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज मास ऑफ हाइड्रोजन इज जस्ट 1। एडिशन कर देनी है हमने ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जस्ट एक ही एटम है, तो वो जस्ट 16 लिखा जाएगा, इट्स मीन दिस इज 18। क्लियर। ठीक है मैम। इसी तरह आयोनिक कंपाउंड जो कि NaCl आ जाता है, उसका मास हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 23 फॉर द सोडियम, उसके अलावा 35.5 फॉर द क्लोरीन, इन दोनों को ऐड करेंगे, इट विल बी 58.5। ओके, सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। ओके ग्रेट। ठीक है, अब आप खुद फाइंड आउट करें, मुझे दोनों आप फाइंड आउट करके दें। MgNO3 ट्वाइस, बल्कि ये मैं खुद करवा देती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मैग्नीशियम का हमारे पास मास कितना होता है, 24। नाइट्रोजन का होगा 14। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, 16। क्लियर। सबके मैसेज को हम यहाँ पे लिख लेंगे। मैग्नीशियम जस्ट 1 एटम है, इट्स मीन उसका जस्ट 24 लिखा जाएगा, प्लस कर देना है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो थ्राइस है, उसके बाद 2 लिखा हुआ है। ओके, इसका क्या मतलब है, 2 को हमने नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को हमने ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो नाइट्रोजन का मास 14 है ना, इट विल बी 14 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद एडिशन कर देनी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 मास होता है, लेकिन 16 मास के साथ 3 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, सो 3 2s आर 6। 6 हम 6 के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर। करेक्ट। ठीक है मैम। कोई कंफ्यूजन या जी। कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। ओके ग्रेट। अब हमने क्या कर देना है, इनके मैसेज को ऐड कर देना है, सो 24 एज इट इज आ जाएगा। उसके अलावा 14 टाइम्स 2 इट इज 28, प्लस 16 टाइम्स 6 विच इज इक्वल टू 96। अब 96 में हमने ये सारी एडिशन कर देनी है, इट विल बी 148 AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ दिस कंपाउंड। देयर ठीक है मैम। जी मैम। एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन? नहीं मैम। ओके गुड। ठीक है, सो आप फाइंड आउट करें अब NH4 ट्वाइस, दिस वन NH4, दिस इज 2, एंड देन SO4। इनके मैसेज लिख रही हूँ। नाइट्रोजन का मैस आपके पास 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 32 है, while ऑक्सीजन का 16। ओके, ठीक है मैम। ऑलराइट, ठीक है, बाकी यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन? नहीं मैम। ओके वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, कैलकुलेशन अबाउट द मैसेज एंड द परसेंटेज। ठीक है, अब अगर हमें उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी, सो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक चीज आपने अपने माइंड में रखी कि जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखें, उस रिएक्शन के अंदर जो भी आपके रिएक्टेंट का मास होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। एक हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे क्या है, दिस इज कार्बन, इसको ऐड किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, अब इनके मैसेज को कैलकुलेट करें। कार्बन का क्या होता है, दिस इज 12। ऑक्सीजन का क्या होगा, 16 टाइम्स 2 इट्स मीन 32। ओके, एंड कार्बन का क्या होगा, अगेन 12 प्लस 32। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, 16 टाइम्स 2 32 प्लस 12 इट इज इक्वल टू 44, एंड ये भी हमारे पास किसके इक्वल है, 44 के। सो इनके मासेस बिल्कुल इक्वल अगर आ जाए, इट्स मीन योर इक्वेशन इज 100% करेक्ट। ओके, ठीक है मैम। ओके परफेक्ट। ठीक है, इनके masses आपके पास लास्ट में इक्वल होने चाहिए। सो एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट दैट रिएक्ट इन अ सेम रेशियो फॉर अ कंपाउंड, अगर सेम रेशियो में उनकी रिएक्शन होगी, इट्स मीन उनके प्रोडक्ट भी सेम आएंगे। सो 6 ग्राम ऑफ अगर कार्बन कंबाइन हो जाए 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, सो इट्स मीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंबाइन विद 32। ओके, अगर हम जस्ट उनके 6 हाफ ग्राम ले लें कार्बन का, दैट इज रिएक्टिंग विद जस्ट 6
16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो उसका जो आंसर आएगा वही उसके प्रोडक्ट का भी होना चाहिए. तो बेसिकली कीप इन माइंड रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट. ओके, अगर हम कार्बन क्या ले लें, जस्ट 6 ले लें, उसके अलावा ऑक्सीजन क्या ले लें, जस्ट 16. ठीक है, इनको भी ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 24. इसी तरह अगर हम जस्ट क्या करें, कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो अगेन ये क्या हो जाएगा, 6 + 16 इट इज इक्वल टू 24. ओके, सो दीज मस्ट बी इक्वल. एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन? नहीं मैम. व्हाट अबाउट यू अहमद? ओके, राइट. नहीं मैम. ठीक है, अब जो आपके पास नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है. एग्जांपल 1 क्या है, दैट 64 ग्राम ऑफ द कॉपर व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या आया आपके पास, कॉपर ऑक्साइड. ओके, सो अब ये कैलकुलेट करना है दैट व्हाट मास ऑफ कॉपर विल रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है, अब 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें 64 कॉपर चाहिए था. अब अगर हम ऑक्सीजन को इंक्रीज कर दें तो फिर हमारे पास कॉपर कितना इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर? Yes. जैसे कि Yes, कॉपर, by 2. एग्जैक्टली, वेरी गुड. अगर हम सिंगल ऑक्सीजन लिख रहे हैं सो इट विल बी CuO, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को ट्वाइस कर दें सो वही 2 हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉपर के साथ, राइट? जी. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वैसे 64 के लिए 16 था, अब 22 को सॉरी 2 को हम किसके साथ, 64 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. इट्स मीन नाउ वी हैव टू यूज 128 ग्राम ऑफ द कॉपर दैट विल रिएक्ट विद द 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन. क्लियर? ठीक है. जी. राइट. अब इसी क्वेश्चन के लिए अगर उसका मास ऑफ द ऑक्सीजन अब हमने फाइंड करना है. अब अगर 32 ग्राम कर दिया जाए कॉपर का मास, इट्स मीन वैसे 62 था, 62 से हमने डिवाइड किया, 32 आ गया. अब 32 आ गया, अब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन का मास ये देखना है कि अब इसमें ऑक्सीजन का मास कितना होगा. सो ऑक्सीजन नॉर्मली हमारे पास 16 होता है, 16 को अगेन हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 8. ओके, इट्स मीन 8 gram of oxygen will react with the 32 gram of the copper. Correct? ठीक है. Okay, right. उसके बाद क्या है, what mass of the copper will be formed in the equation B. ठीक है, B के अंदर हमारे पास टोटल इसका mass था कितना कॉपर का, सो कॉपर क्या था, 40 ग्राम ऑफ द कार्बन. ठीक है, 40 ग्राम ऑफ कॉपर. ठीक है, वैसे हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड, राइट? सो उन्होंने क्या बोला जी. कि अगर कॉपर ऑक्साइड बी इक्वेशन से हम देखें, इक्वेशन में कॉपर कितना लिया गया, दैट इज 32. ओके, ऑक्सीजन को कितना लिया गया, 8. अब कलेक्टिवली अगर हम इसका मास देखेंगे कॉपर ऑक्साइड, इनके प्रोडक्ट का कितना आएगा, सो इट विल बी 40 ग्राम. ओके, ठीक है. ओके, राइट. उसके बाद क्या है, हाउ मच कॉपर एंड द ऑक्सीजन विल 8 ग्राम ऑफ द कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, अब अगर उसके 8 ग्राम कर दिए जाएं कॉपर ऑक्साइड के, सो सिंपली हम क्या कर देंगे, उसे 40 को हमने किससे डिवाइड किया तो हमारे पास 8 आया. इट्स मीन हम लाइक कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे कि हम अगर उन दोनों को उससे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 8 ही आना चाहिए. ओके, सो ठीक उसके है. लिए द मोस्ट इजी क्या है, हम उन दोनों को क्या कर दें, 10 से डिवाइड कर दें. 10 से डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, 8 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड. ऑल क्लियर? ठीक है. जी मैम. Okay. So now 6.4 gram of the copper when it react with a 1.6 gram of the oxygen, so they will combine to form the 8 gram of the copper oxide. Okay. ठीक है. अब नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट द परसेंटेज. ओके, आप ये फाइंड आउट करें कि आपने जितना भी कंपाउंड लिया है उसकी परसेंटेज कितनी है. ओके, सो जी. फ्रैक्शंस को बेसिकली परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यू सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई विद 100. ओके, अगर आपके पास एक जी. इक्वेशन है दैट इज 1/2 एंड आपके पास क्वेश्चन है कि आप इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दें, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दें, सो आप सिंपली क्या कर देंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ द आंसर इज द 50%. ओके, या फिर अगर आपके पास परसेंट में आंसर है, लेट्स सपोज 50% आपके पास आंसर है एंड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, दैट कन्वर्ट दिस इनटू द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो हम इस परसेंटेज को खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे. Okay, now the answer will be 1/2. Correct? ठीक है. Okay. अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है सो वी विल मल्टीप्लाई. ओके, अगर हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है सो एट दैट टाइम वी हैव टू डिवाइड दैट. ओके,
ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन, अगर कोई भी कंपाउंड है, हमें ये देखना है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट एक एक एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आप ये फाइंड आउट करें कि इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। ओके, उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले आपने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लेना है। ओके, मास फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट कार्बन 12 है, ऑक्सीजन क्या होता है 16 होता है। सो हम सिंपली क्या कर देंगे, उनकी एडिशन कर देंगे, 16 टाइम्स 2 इट विल बी 12 प्लस 32 जो कि किसके इक्वल है, 44 के इक्वल है, राइट। जी। 44 ग्राम पर मोल के इक्वल है। अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं इसमें कार्बन कितने परसेंट है एंड ऑक्सीजन कितने परसेंट है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सॉरी, सबसे पहले कार्बन को यूज करेंगे। कार्बन का आपने क्या लिखना है, मास लिखना है। मास कार्बन का कितना होता है 12। 12 को आप डिवाइड कर देंगे 44 से। ओके, ओके, सो डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा इसका। बस 0.277272727. Okay, so it will be 0.272727, right? उसके बाद अगर हम Like ऑक्सीजन को, यस, it's like repeating this. Just keep on repeating. एग्जैक्टली, उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन को फाइंड आउट करें, तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा 32। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है ना, तो इसीलिए 32 डिवाइडेड बाय 44। आप इसका मैथ कैलकुलेट करें, क्या आएगा। 0.722727. वेरी गुड, 0.7272 एंड 72। अब इसका क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज कितनी है, दैट इज जस्ट 0.27, एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, दैट इज 0.72। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ओके, सो ऐड करें, क्या इसका आंसर 100 आएगा। बस 0.99. प्लस अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें यहां से, सो इट विल बी 0.28, राइट। एंड इसको भी राउंड ऑफ कर दें, सो इट विल बी 0.28 प्लस 0.72। ओके, आपका कलेक्टिवली आंसर या 1 आना चाहिए या 100 आना चाहिए। वो हमें क्या बता देगा कि ये इतने परसेंट इसके अंदर इसकी कंपोजिशन प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। alright, so first of all you have to write the formula of the compound, देन आपने उसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, आइदर एटम है या मॉलिक्यूल है। फिर आपने उसके फ्रैक्शंस लिखने हैं, ठीक है, मासेस के फ्रैक्शन ईच एलिमेंट के। जैसे अभी मैंने कार्बन का बताया, कार्बन का आप सेपरेटली लिखेंगे, ऑक्सीजन का आपने सेपरेटली लिखना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है उसको 100 से। अब जो आपके पास आंसर आएगा, इट्स मीन दैट विल बी अ परसेंटेज। ओके, अब सल्फर डाइऑक्साइड में उन्होंने फाइंड आउट की, सबसे पहले हमें इसका मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा 32 प्लस 32, इट विल बी 64। ओके, अब आपने जस्ट ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा 32 डिवाइडेड बाय 64, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इट विल बी 50%। इसी तरह सल्फर का फाइंड आउट करें, वो भी क्या आ जाएगा 50%। इट्स मीन 50% उसमें सल्फर प्रेजेंट है एंड 50% उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और कलेक्टिवली उन्होंने किसकी फॉर्मेशन की हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट। जी। ठीक है। ओके, इज देयर एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन। नहीं मैम। ओके, मैंने ऐसे सिंपल किया था, आप 100 से भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि आप उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करें। ओके, सो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप अभी मुझे फाइंड आउट करके दें। द क्वेश्चन इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, द mass of the magnesium is 24 and oxygen का mass है आपके पास 60। ओके, आर्या। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कैलकुलेटिंग द प्योरिटी। अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी आपके पास अगर सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसमें कितना परसेंट प्योर सब्सटेंस है एंड कितने परसेंट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि कोई भी आपके पास अगर कंपाउंड है, अगर आप किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो आपके पास 100% करेक्ट नहीं होता। ओके, उसमें कुछ परसेंट इम्प्योरिटीज भी हो सकता है। आप जिस बीकर के अंदर या जिन लाइक अपैरेटस को यूज करके उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें कोई इम्प्योरिटी हो, या फिर उसके साथ एयर इन्वॉल्व हो गई हो। ओके, सो उन सब की वजह से उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। सो इट्स मीन वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दैट सब्सटेंस।
उसके लिए क्या फॉर्मूला ऐड किया जाता है, हमें क्या करना है, मास ऑफ द प्योर सब्सटेंस, कि आपका जो भी प्योर सब्सटेंस बन चुका है उसका मास कितना है, डिवाइड कर देना है आपने उस टोटल कंपाउंड के मास को जिसके अंदर इम्प्योरिटीज भी आ जाती है। ओके, मल्टीप्लाई ठीक कर है। देना है आपने 100 के साथ, सो इट्स मीन द आंसर विल बी अ परसेंटेज ऑफ प्योर सब्सटेंस। ओके, ठीक लेट्स है। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, impure the copper is refined to obtain the pure copper for in the computer 20 tons of the copper gave the 16 tons of the pure copper, मतलब टोटल आपके पास कितने हैं, this is the 20 एंड जो प्योर आपके पास मैस है दैट इज जस्ट 18। इट्स मीन आपने प्योर में से किसको डिवाइड कर देना होता है, टोटल को, सो इट मीन 18 डिवाइडेड बाय 20, मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 100 से, नाउ द आंसर विल बी द प्योर। ओके, अब जो आपके पास उसका आंसर आएगा वो क्या है, बिल्कुल मास ऑफ द प्योर सब्सटेंस। क्लियर? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, ग्रेट। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, हाउ मच प्योर कॉपर विल बी 50 टन्स ऑफ द इम्प्योर कॉपर। अब आपने इसमें परसेंटेज पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है, परसेंटेज उन्होंने इम्प्योर कॉपर कितना बताया, 90% है। सिंपली आपने क्या करना है, 90 को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इट्स मीन डिवाइड विद 100, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके जो टन्स ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपके पास जो 40 टन्स है, इट्स मीन दिस इज द प्योर मास ऑफ द कॉपर। ओके, वो कितना है, दैट इज जस्ट 25, सॉरी 45। ओके, ठीक है बस। ठीक है बस। आप दोनों को कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं बस। नहीं बस। ओके, ग्रेट। ठीक है, आपका चैप्टर यहाँ तक एंड हो चुका है। इस पूरे चैप्टर में चेक करें अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन। नहीं बस। ओके, वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू अहमद? नहीं बस। ओके, ग्रेट। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दिस इज अबाउट द मोल। ओके, सो कोई आइडिया आपको मोल के बारे में, क्या होता है मोल? नहीं बस। ओके, लुक एट द इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन, फॉर्मेशन किसकी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की, राइट? जी। अब यहाँ पे कार्बन के हमने बिफोर कोई भी नंबर क्या यूज किया, नो, नहीं बस। राइट, एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जस्ट वन है। इसी तरह वन ऑक्सीजन वन वन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है, इट्स मीन व्हेन वन मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद वन मोल ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म द वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जी एंड हाँ। वन मोल क्या है, वन मोल हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम किसी भी एटम की क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकें, आइदर एटम है या मॉलिक्यूल है। वन मोल इज ऑलवेज इक्वल टू द 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 एंड दिस इज नाउन एज द एवोगैड्रो नंबर। ओके, इसके अंदर एक मोल के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्योंकि हम किसी भी सब्सटेंस का प्योर मास फाइंड आउट नहीं कर सकते इंडिविजुअली, हम ये नहीं बता सकते कि एक सिंगल कार्बन के अंदर कितने एटम है। ओके, ठीक है। क्योंकि एटम का ठीक साइज है। इतना टाइनी होता है कि हम उसे इंडिविजुअली फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। क्लियर? इसीलिए उसे इस तरह के पार्टिकल्स की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। ऑल क्लियर? ठीक है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है एक, हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन when they react with the oxygen they will form a two hydrogen molecule। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, that when 2 mole of the hydrogen react with 1 mole of oxygen so they will form the 2 moles of water molecule। clear? ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, उसके टोटल नंबर के बारे में, कि हमने उसकी क्वांटिटी ली कितनी है। ओके, बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट इज फाइंड आउट बाय यूजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। ऑल क्लियर? ठीक है। ठीक है। ओके, राइट। ओके, सो वन मोल ऑफ सब्सटेंस, कार्बन के बारे में उन्होंने क्या बोला है, उसका सिंबल क्या होता है, सी होता है, उसका एटॉमिक मास यूनिट क्या है, दैट इज एट 12। अब ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारा कार्बन है, हम ये नहीं बता सकते कि इंडिविजुअली एक हम पार्टिकल लें कार्बन का एंड ये बताएं कि उसका मास कितना है। ओके,
वो हम नहीं बता सकते। अब ये कलेक्टिवली सारा कार्बन प्रेजेंट है, हम ये कह सकते हैं कि इसके कार्बन का मास कितना है, दैट इज अ 12 ग्राम, और ये क्या है, दैट इज अ कम्प्लीटली 1 मोल। ओके, दिस इज Yes. जस्ट अ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, बिकॉज इंडिविजुअली हम सिंगल कार्बन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसका मास बहुत स्मॉल होता है, उसका साइज बहुत स्मॉल है। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, दैट इज 18। सो हम यही कहेंगे कि ये क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, क्योंकि 1 हाइड्रोजन 1 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने होते हैं, 18 होते हैं। अगर हम 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ले लें, इट्स मीन एट दैट टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 विद 18, राइट? Yes. And we are not doing here because we are talking about just 1 mole of the water molecule. Clear? Yes. इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है, NaCl। अब NaCl एक कंपाउंड है, ओके, वी आर टेकिंग अ सिंगल मोल ऑफ द NaCl, जो कि किसके इक्वल है, 58.5 के इक्वल है। ओके, इट्स मीन दिस इज इक्वल टू द 58.5 grams of sodium chloride or the 1 mole of sodium chloride. All clear? Yes. Yes. Okay, great. So 1 mole of particle is the number of particles which is obtained by the weighing. अगर हम किसी भी एटम का वेट करेंगे, आइदर एटॉमिक मास है या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास है, जो 1 के इक्वल होगा, इट्स मीन 1 मोल के इक्वल होगा, दैट इज द 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब उसके अंदर जस्ट 1 मोल ही प्रेजेंट है। ओके, Yes. Yes. ओके, एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन? नहीं। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये लिंक आपका एंड हो रहा है, आई एम सेंडिंग